हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और एक टॉपिक बहुत दिनों से बचा हुआ था, मिनरल वेल्थ्स ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली जो न्यू बुक्स आई हैं क्लास 10th आरबीएसई की, वहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद में एक इस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 10 है, इसकी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला, इसकी एक मर्ज वीडियो, कंबाइंड वीडियो मैं यहाँ पर आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो आज शुरुआत करते हैं मिनरल वेल्थ्स ऑफ इंडिया। मिनरल बेल्ट का मतलब क्या है? अपना जो इंडिया है, ये अपना प्यारा भारत है। ये जो मैप है, ये अपने प्यारा भारत का मैप है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनकी बेल्ट मतलब बना दिए हैं। बेल्ट मतलब एक रीजन बना दिया है। यहाँ पर बेल्ट का मतलब है कौन कौन से मेन रीजन्स हैं मिनरल्स के मामले में। अब देखो, पहली बात तो ये है कि मिनरल जो है इंडिया में सभी जगह पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर कम पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इंडिया को 5 मेजर मिनरल बेल्ट में इंडिया को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 5 मेजर मिनरल बेल्ट हैं? पहला ये है नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट, दूसरा है सेंट्रल बेल्ट, तीसरा है सदर्न बेल्ट, फोर्थ है साउथ वेस्टर्न बेल्ट और फिफ्थ है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखना ज्योग्राफी में, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ हो गई, इसके अपोजिट हो गई साउथ, इधर हो जाएगी आपकी ईस्ट और इधर हो जाएगी वेस्ट। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती हैं। वो 4 डायरेक्शन कौन सी? अगर इनको ऐसे अगर देखो आप, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इधर जो डायरेक्शन आएगी उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इधर जो डायरेक्शन आएगी उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इधर जो डायरेक्शन आएगी वो है साउथ ईस्ट। तो ऐसे करके 8 डायरेक्शन है। तो कहीं भी किसी भी जगह पर आप इन डायरेक्शंस को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया को कितने मिनरल बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर मिनरल बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है कि इंडिया में मेजर 5 मिनरल बेल्ट्स हैं। तो पहली है हमारी नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेकंड है सेंट्रल बेल्ट क्योंकि इंडिया के सेंटर वाले भाग में, फिर साउथ में सदर्न बेल्ट, साउथ वेस्ट में देखो ये होगी ना साउथ वेस्ट ऐसे करके, तो ये होगी आपकी साउथ वेस्ट वेस्टर्न बेल्ट, और यहाँ पर है अपनी राजस्थान में है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। यहाँ ऐसा करके क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान कौन सी बेल्ट में आता है, तो आपको बताना है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में आता है। यहाँ पर अरावली माउंटेन है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट, मतलब हम इस वाली बेल्ट की बात कर रहे हैं जो आपकी ये नॉर्थ और ये हो गई आपका ईस्ट, मतलब इस वाले एरिया में जो बेल्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की सबसे वेल्दिएस्ट मिनरल बेल्ट कौन सी है। वेल्दिएस्ट का मतलब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, तो वो है आपकी नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट। आपको पता हो तो ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। और ध्यान रखना, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपके पेनिनसुलर इंडिया में ही पाए जाते हैं, या डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं, या अपना जो प्लेट्यू रीजन है ना, ये प्लेट्यू रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको बताना है डेक्कन प्लेट्यू और प्लेट्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट जो बेल्ट है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट है। कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से उड़ीसा के बीच में ये है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ कहीं आसपास छोटा नागपुर प्लेट्यू और उड़ीसा तक ये इसका स्प्रेड है। यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है। यहाँ पर कौन कौन से मेन मिनरल्स पाए जाते हैं? तो कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, माइका, बॉक्साइट, कॉपर, ये मेन मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, मैप में पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, मिनरल का मैप बन गया ये, तो पूछा जा सकता है मैप में कि नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट कहाँ है। तो आप एक एम्प्टी मैप या ब्लैंक मैप लेके इस वाले रीजन को आप कर सकते हो कि हाँ भाई ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट, ठीक है ना। ये मैप में बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैप के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैप का क्वेश्चन हो गया। सेंट्रल बेल्ट नाम से ही पता चल रहा है ये वाली है सेंट्रल बेल्ट, क्या, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी सेंट्रल बेल्ट दिखा रखी है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आ जाते हैं। कुछ भाग तो आता है छत्तीसगढ़ का, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनके थोड़े थोड़े भाग आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इनके कुछ कुछ हिस्से मिला के ये बन जाती है आपकी सेंट्रल बेल्ट, ठीक है। ये इंडिया की सेकंड वेल्दिएस्ट मिनरल बेल्ट है। सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं आपके इधर वाली बेल्ट में, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट में।
फिर पाए जाते हैं आपके सेंट्रल बेल्ट में। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज, मार्बल, कोल, आयरन ओर, माइका, एमराल्ड, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेंट्रल बेल्ट में। इसमें से 2-4 मिनरल याद रख लेना, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर ये सेकंड वेल्दिएस्ट मिनरल बेल्ट है, मतलब दूसरे नंबर पर ये आती है जहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। सदर्न बेल्ट मतलब यहाँ साउथ की बात कर रहे हैं, और जब साउथ की बात करते हैं तो साउथ के यहाँ पे स्टेट आ जाएंगे कर्नाटका और तमिलनाडु के हाईलैंड्स वाले एरिया। हाईलैंड्स का मतलब है जो ऊपर उठे हुए एरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं हाईलैंड एरिया। तो यहाँ पर ये कर्नाटका प्लेट्यू और तमिलनाडु इस वाले एरिया में फैली हुई है सदर्न बेल्ट। और यहाँ पर जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं वो है बॉक्साइट और आयरन ओर। और यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे पुअर डिपॉजिट्स, मतलब कम भंडार देखने को मिलेंगे। डिपॉजिट का मतलब है भंडार, कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर कोल, माइका, कॉपर, ये इनकी क्वांटिटी कम पाई जाती है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ क्या पाई जाती है? बॉक्साइट और आयरन ओर। फोर्थ मिनरल बेल्ट है आपकी ये वाली। फोर्थ मिनरल बेल्ट का नाम है साउथ वेस्ट। ये तो हो गई साउथ, सॉरी ये तो हो गई आपकी साउथ, ये हो गई वेस्ट, तो इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपके यहाँ पर कवर करती है एक तो गोवा और दूसरा कर्नाटका। गोवा और कर्नाटका, ये पूछा जा सकता है कि साउथ वेस्ट जो बेल्ट है ये किस किस स्टेट में फैली हुई है, तो आपको बताना है कर्नाटका और गोवा आते हैं ये साउथ वेस्ट मिनरल बेल्ट में आते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो एक तो आयरन ओर, गार्नेट और क्ले, ये 3 आपको मिनरल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? साउथ वेस्ट वेस्टर्न बेल्ट। अपनी लास्ट बेल्ट बची है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर है ये? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में अरावली, आपको पता है राजस्थान के सेंटर में से बिल्कुल एक अरावली माउंटेन जा रहा है, तो अरावली माउंटेन रेंज है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लस गुजरात वाला एरिया, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अपना राजस्थान और गुजरात किस में आता है? नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में आता है। यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान कौन सी मिनरल बेल्ट में आता है, तो आपको बताना है नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। अगर मैप में भरने के लिए है तो ऐसे करके एक रीजन बना के उसको क्या कर देना? शैडो कर देना कि हाँ भाई ये है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कॉपर, लेड, जिंक, यूरेनियम, माइका, प्रीशियस स्टोन और जिप्सम सॉल्ट, ये सारे मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हुई हमारी सारी की सारी मिनरल बेल्ट। तो आपको क्या करना है, ये 5 के 5 जो मिनरल बेल्ट हैं ये ऐसे, यहाँ तो एम्प्टी मैप ले, ब्लैंक मैप लेना, उसमें आपको बनाना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिनरल बेल्ट हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने स्टेट्स के नाम भी दे रखे हैं विद देयर कैपिटल, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इस चैप्टर का हम आज डिस्कस करने वाले हैं 5th लेक्चर। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन 4 को देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके। ये हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी मिनरल्स, और एनर्जी मिनरल्स में स्पेशल फोकस रहेगा हमारा कोल जिसको कोयला भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोल पर फोकस रहेगा, कोल के बारे में जानेंगे, एनर्जी मिनरल्स के बारे में जानेंगे। ये आप देख सकते हो, ये कोल है, ठीक है। एक तो नॉर्मल कोल होता है जो लकड़ी को जलाने के बाद घर में देखा हुआ, ये नेचुरली मिलता है, ये एक रिसोर्स है हमारा, जो कहाँ से इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, वो वाला कोल है, ठीक है। तो पहले देखते हैं एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स, सीधी बात है, ऐसे मिनरल्स जिससे हमें क्या मिले? हीट और एनर्जी मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। तो दीज आर दी नेचुरल रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम सन, फॉसिल्स एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। अब देखो एनर्जी मिनरल्स क्या है? ऐसे मिनरल्स ये सारे के सारे एक तो नेचुरल रिसोर्स हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति की देन है, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हीट और एनर्जी मिलती है उनको एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं। पर ये मिलते कहाँ से, कहाँ से आती है एनर्जी? एक तो सन से एनर्जी मिलती है, आपको पता ही है, सन की एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। दूसरी फॉसिल फ्यूल, आपको पता है फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? ऐसे फॉसिल फ्यूल उनको बोलते हैं जब प्लांट और एनिमल्स, आपने देखा होगा जब मतलब पहले बहुत समय पहले जो प्लांट्स थे वो दब गए ज़मीन में, दबने के बाद कुछ सालों बाद, कुछ क्या बहुत सालों, लाखों करोड़ों सालों बाद वही प्लांट्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स किससे बनते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के, प्लांट से बनते हैं, ठीक है। जबकि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम क्या है? जो पहले प्लांट्स या एनिमल्स के जो रिमेन्स थे, रिमेन्स मतलब उनके अवशेष थे, ये दब गए ज़मीन में, और दबने के बाद लेयर के ऊपर लेयर बनती गई, और फिर ऐसे ही लाखों करोड़ों सालों के बाद
हीट और प्रेशर की वजह से वही फॉसिल्स, वही प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कहाँ से मिलते हैं, सन, फॉसिल्स और न्यूक्लियर कंपोनेंट से मिलते हैं, जिसको एटॉमिक कंपोनेंट से बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल, इनसे हमें एनर्जी जो मिलती है वो है हमारे एनर्जी मिनरल्स। एग्जाम्पल देखें एनर्जी मिनरल्स का, तो एग्जाम्पल हैं इसके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। हाइडल एनर्जी मतलब वाटर वाली एनर्जी, जो वाटर से जो एनर्जी मिलती है हमें उसको बोलते हैं हाइडल एनर्जी। आपने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट सुने होंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, पानी से बिजली तैयार करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो, एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं जिनसे हमें हीट और एनर्जी मिलती है, और उनको हम बोलते हैं एनर्जी मिनरल्स। और ये जनरली कहाँ से आ रहे हैं, आप मिलती है हमें एनर्जी, एक तो सन, फॉसिल्स और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये एनर्जी मिनरल्स का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, सो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर रहेगा, कोल पर फोकस रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ कोल के बारे में आज डिस्कस करेंगे जितना भी दे रखा है। ठीक है, और इस टॉपिक से इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया भी था, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत आसान चैप्टर है, डोंट वरी। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। ये आप देख सकते हो, कोल की माइने, माइन मतलब खान जो होती हैं, खदान जो होती हैं, ये कोल की माइन। और कोल, अब कोल के बारे में देखते हैं। देखो जितना चैप्टर में दे रखा है उतनी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, उनको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी बुक पढ़ लेना एक बार। मैं आपको सजेस्ट करूँगा नोट्स देखने के बाद और वीडियो देखने के बाद आप बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा है, वो सारी चीज़ें हम कवर नहीं कराएंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें उनको हम कवर करेंगे। कोल की बात करते हैं। कोल मतलब जिसको कोयला भी बोलते हैं। अभी आपने देखा था कैसा दिखता है, ये आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो कोयले के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है चाइना, अमेरिका। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इंडिया में। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। चाइना और अमेरिका को छोड़कर इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कोल प्रोडक्शन के मामले में जो रैंक है वो 3rd रैंक है। कोल को सबसे पहले यूज किया गया था, कोल को जहाँ सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था 1814 में कोल को फाइंड किया गया था सबसे पहले। कहाँ पर, रानीगंज नाम की जगह पर। रानीगंज है ये वेस्ट बंगाल में, आज की डेट में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर रानीगंज नाम की जगह। तो रानीगंज में इसको फाउंड किया गया था कोल को 1814 में पहली बार। ये भी कोल की ये माइन से वहीं से फोटो ले रखा है, देख सकते हो कैसे मतलब कोल को निकालते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो ट्रेन देखी होंगी, मालगाड़ी जिनको बोलते हैं, उनमें भी ये कोल भर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसका सबसे ज़्यादा यूज तो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, और आज आपको मैं थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ, इसमें से 2 मार्क्स का इस बार क्वेश्चन आया था कि मैच द फॉलोइंग, परसेंटेज मैच बताना है। देखो कोयले में कितने % कार्बन है, कोयले में कितने % कार्बन है, इस आधार पर कोयले का क्लासिफिकेशन किया गया है। 4 कोयले का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कार्बन परसेंटेज के आधार पर जो कोल हैं वो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट और नंबर 4 पर है पीट। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ध्यान रखना परसेंटेज वाइज लिख रखा है ABLP, शॉर्ट में याद रखना। AB तो सिंपल से याद रख लोगे, और LP। ठीक है, तो ABLP। तो ए मतलब एंथ्रेसाइट, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 to 90% का पाया जाता है, कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। दूसरे नंबर पे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है उसको बोलते हैं बिटुमिनस, उसमें कार्बन का परसेंटेज रहता है 75 से 80%। तीसरे नंबर का जो बेस्ट कोल है वो है लिग्नाइट, इसमें कार्बन का परसेंटेज रहता है 35 से 50% के बीच में। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोल है वो है पीट में कार्बन का परसेंटेज रहता है 15 to 35%। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पिक्स दिखा रखी हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट कोल के वो टाइप्स दिखा रखे हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये कोल की माइन है। ये भी आप देख सकते हो कैसे कोल की माइनिंग करते हैं, कितने बड़े एरिया को, ज़मीन को हम खोखली करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देर आर 2 जोग्राफिकल पीरियड्स इन विच कोल रिजर्वायर अकर्ड। मतलब यहाँ पे हिस्ट्री में 2 जोग्राफिकल पीरियड ऐसे हैं जहाँ पे कोल के रिजर्व प्राप्त हुए। पहला है गोंडवाना पीरियड। ठीक है, तो ये गोंडवाना पीरियड है, और दूसरा है टर्सरी पीरियड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गोंडवाना पीरियड के टाइम की। ठीक है, इस पीरियड में जो कोल मिला था वो मिला था बिटुमिनस कोल, और ये मिला था सेडिमेंट्री रॉक से। देखो बेसिक्स में मैं लास्ट लेक्चर में, उससे पहले 2-3 लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इस पीरियड में जो बिटुमिनस कोल मिला है वो कहाँ पर मिला है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिला है। और ये कहाँ से मिला है, देखो अब किताब में बहुत सारे एरिया दे रखे हैं, आपको कम ही याद रखने हैं। इट इंक्लूड्स, ये जो गोंडवाना वाला जो कोल है, बिटुमिनस कोल है, कहाँ मिलता है। एक तो मिलता है महानदी वैली में, दामोदर वैली में,
और सोन वैली, गोदावरी वर्धा वैली, इन सारी जगह पर ये कोल पाया जाता है। वैली मतलब घाटी, ठीक है, जहाँ रिवर बहती है उसके आसपास का एरिया वो उसमें आ जाएगा, ऐसे समझ लो वैली में आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर, ये मान लो रिवर फ्लो कर रही है और रिवर के ये मान लो आसपास वाले जो एरिया हैं वो वाला आ जाएगा वैली में, ठीक है। तो इन सब वैलीज में क्या पाया जाता है, गोंडवाना पीरियड का बिटुमिनस कोल पाया जाता है। महानदी वैली, दामोदर वैली, सोन वैली और गोदावरी वर्धा वैली, ठीक है। टर्सरी पीरियड, तो टर्सरी पीरियड का जो कोयल है ये मिक्स फॉर्म में पाया जाता है और इसमें टर्सरी पीरियड के कोयल में इसमें पाया जाता है लिग्नाइट टाइप का कोयल, लिग्नाइट टाइप का कोयल जो कि लो क्वालिटी कोयल है, ये पाया जाता है मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। लिग्नाइट कोयल के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, ये पाए जाते हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर पाए जाते हैं लिग्नाइट टाइप के कोयल्स। अच्छा, लिग्नाइट कोयल राजस्थान में मिलता है लाइमस्टोन के साथ। लिग्नाइट जो कोयल पाया जाता है राजस्थान में, इसके साथ लाइमस्टोन भी पाया जाता है मिक्स फॉर्म में, ठीक है। और लिग्नाइट कोयल का यूज, लिग्नाइट जो कोयल है उसका यूज कर रहे हैं राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट क्या होते हैं, पावर प्लांट वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर प्लांट, ठीक है। तो पावर प्लांट कई प्रकार के होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, सोलर एनर्जी पावर प्लांट, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, कई प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट है। मगर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें यूज करते हैं कोल, और राजस्थान में जो थर्मल पावर प्लांट है बाड़मेर में, उसमें यूज करते हैं लिग्नाइट। कई जगह पे है, वैसे बाड़मेर में भी है, और वहाँ पे लिग्नाइट टाइप का कोल यूज करते हैं पावर प्लांट में। यहाँ पे देख सकते हो ये ब्यूटीफुल पिक्चर जो दिखा रखी है, ये पावर प्लांट की, और देख सकते हो यहाँ ये चिमनी लगी हुई है, और यहाँ पर ये कई सारे इसके वेरियस पार्ट्स हैं पावर प्लांट के, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। क्या जनरेट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में नॉर्मली आती है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की जा रही है, मगर किसकी सहायता से, कोल की सहायता से। कैसे जनरेट की जा रही है मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये एक एनिमेशन है थर्मल पावर प्लांट की। और अच्छा, ये देखो अपने सिलेबस में नहीं है, हालांकि साइंस में आपको हेल्प करेगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अपना कोल तो खत्म हो गया, कोल वाला टॉपिक तो बस इतना ही है, ध्यान रखना। कोल में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है इस बार कि कितने टाइप्स के कोल पाए जाते हैं और इसकी कार्बन परसेंटेज को मैच करो। तो 2019 का ये क्वेश्चन है, तो बस मैच करना है कौन से कार्बन में कितना, कौन से कोल में कितना कार्बन परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी, वो आप एक बार देख लेना। तो अब देखते हैं हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले कोल आता है, कोल की सप्लाई करते हैं, कन्वेयर से कोल यहाँ पे आ जाता है मिल में, मिल का नाम है पल्वराइजर मिल। ये क्या करती है, जो बड़ा बड़ा कोयल है उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। और फिर यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है जिसका नाम है बॉयलर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को बॉयल कर रही है। ये किसको बॉयल करते हैं, ये पानी को बॉयल करते हैं। इसमें वाटर भर देंगे और नीचे से इसमें लगा देंगे आग। यहाँ नीचे होती है फर्नेस, इस फर्नेस में फ्यूल क्या डालते हैं हम, जो पाउडर फॉर्म में यहाँ पे कोयल बना है मिल से, पल्वराइजर जो मिल है, यहाँ से पाउडर फॉर्म में जो कोयल है वो यहाँ पे बॉयलर में डाला जाएगा। ये और बॉयलर में यहाँ नीचे वाले एरिया में फर्नेस होती है, तो बॉयलर में जो हीट मिलेगी वो किससे मिलेगी, कोल से। तो मतलब बॉयलर में जो पानी को गर्म करने उसमें फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं हम, फ्यूल यूज कर रहे हैं कोल। तो यहाँ पर कोल जलेगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो फिर यहाँ पर स्टीम बन जाएगी, और नीचे जो राख है जिसको ऐश बोलते हैं उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर ये इसमें से जो स्टीम बनी, स्टीम को यहाँ पे लेके आएंगे, स्टीम को गिराएंगे स्टीम टरबाइन पर। किस पर गिराएंगे, स्टीम टरबाइन इससे घूमेगी, स्टीम से घूमेगी। टरबाइन कुछ नहीं, एक फैन टाइप ब्लेड टाइप होती है, जैसे मान लो ये फैन है, ऐसे इस पर स्टीम गिरेगी तो ये घूमेगी तो इससे जनरेटर जोड़ रखा है, जनरेटर घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे इससे ट्रांसफार्मर से, और फिर इसको ये ट्रांसमिशन लाइन से इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे करके कोल थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, काम करता है, जिसमें कोल आता है, कोल को ले जाते हैं बॉयलर में पानी गर्म करेगा, पानी गर्म करने पर स्टीम बनेगी, स्टीम को डालेंगे स्टीम टरबाइन पर, स्टीम टरबाइन घूमेगी, फिर उससे जनरेटर कनेक्ट करेंगे, और जनरेटर से बिजली बनती है, और बिजली को वोल्टेज बढ़ा देते हैं किससे, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को कम भी कर सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो बची कुछ स्टीम है यहाँ पे आ जाएगी, इसको कंडेंस कर दिया जाएगा। कंडेंस का मतलब है जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये दोबारा लिक्विड कहाँ पे यूज कर लेते हैं, बॉयलर में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट, और ये देख सकते हो कैसे कोल माइंस में अंदर जाके काम किया जाता है, वर्कर कैसे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं
कोल डिपॉजिट्स इन राजस्थान। राजस्थान में कोल के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर है, मतलब राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कोल पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में ये पाया जाता है कपूरडी, जालिपा, गिरल और वड़खा, यहाँ पर पाया जाता है कोल बाड़मेर में। अब बात करते हैं बीकानेर में कहाँ पाया जाता है, बारसिंगसर, पलना, गुढ़ा और देशनोक, इस जगह पर इन जगहों पर क्या पाया जाता है, कोल पाया जाता है बीकानेर में। बात करते हैं नागौर में कहाँ पाया जाता है, तो नागौर में मेड़ता, कुछेरा, कसानू, ठीक है, कुछेरा 2 बार आ गया, तो इन यहाँ पे 2 बार इसको रहने देना। तो इन जगह पर क्या पाया जाता है, कोल के रिजर्व पाए जाते हैं बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक बार इनको मैप में देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान का मैप है, बहुत प्यारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बाड़मेर, ये बाड़मेर के ऊपर है जैसलमेर, जैसलमेर की बगल में यहाँ पे जोधपुर और ये वाला है नागपुर। तो हमारा फोकस यहीं पे, एक तो बाड़मेर, जैसलमेर और नागपुर में कोल के रिजर्व्स हैं। और ये अपना प्यारा राजस्थान कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया के मैप में प्यारा राजस्थान है, ठीक है। तो एक बार मैप की प्रैक्टिस जरूर करते रहे। मैं हर वीडियो में आपको मैप दिखा रहा हूँ, तो मैप की जितने बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको तो आप याद ही कर लो, लर्न कर लो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें। और एक ब्लैंक मैप लेकर ब्लैंक मैप में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 2-2, 3-3 या 5-5 पोजीशन भरो ताकि वो चीज़ें याद हों आपको, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर का मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 5 नंबर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ी सी एक चीज़ हो रह गई यहाँ पे, आप ये जो रेड दिखा रखे हैं ये हैं कोल की माइंस, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, इंडिया में पाई जाती हैं। देख लेना, एक ये कोल माइंस का मैप है इंडिया का। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 10 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 10 का, पार्ट 6। इससे पहले 5 लेक्चर हमारे आ चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम और एटॉमिक मिनरल्स के बारे में, और साथ ही साथ मिनरल्स ऑफ राजस्थान। और इस लेक्चर के बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर 8, चैप्टर 9 डिस्कस कर चुका हूँ, और आज हमारा चैप्टर 10 भी फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इनको देख सकते हो, जब चाहो जब देख सकते हो। और इनके रिसेंटली मैंने अभी जो इनके नोट्स हैं, यहाँ तो थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा, इनके जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में अवेलेबल करा रखे हैं मैंने ऑलरेडी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इनको अपलोड कर दिया। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, लकी एजुकेशन। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और वहाँ से नोट्स को अपलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, व्हाटएवर। तो वहाँ पर उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। तो अभी रिसेंटली अपडेटेड नोट्स मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना है। तो शुरुआत करते हैं लास्ट चैप्टर की। आज हम इसमें देखेंगे, पहले तो देखेंगे पेट्रोलियम मिनरल्स के बारे में। आपको पता ही है पेट्रोलियम आज की डेट में जो हम यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये जो चीज़ें डायरेक्टली हमें इस फॉर्म में नहीं मिलती। हमें क्या मिलता है आपको पता है, हमें ज़मीन से मिलता है क्रूड ऑयल। ध्यान रखना, ज़मीन से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल मिलता है। और उस क्रूड ऑयल को निकालने के बाद हम उसको ले जाते हैं रिफाइनरीज में, और रिफाइनरीज में ले जाने के बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद उसी क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और कई सारे लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और लास्ट में जो चीज़ मिलती है हमें, जो वेस्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं कोल तार, जिसको हम रोड बनाने में भी यूज करते हैं। तो आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इनके बारे में सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अपने सिलेबस में दे रखा है। पहली चीज़, ये जो पेट्रोलियम है, ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब ऐसा फ्यूल जो प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनता हो, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स का मतलब प्लांट और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उनसे जो बनता हो, ठीक है। तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो कि नेचुरल गैस के जो रिजर्व होते हैं वहाँ उसके नीचे पाया जाता है। मतलब इसके ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है और उसके नीचे पाए जाते हैं पेट्रोलियम के रिजर्व। पेट्रोलियम जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले दूसरे लेक्चर में। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम बनने का प्रोसीजर है। पेट्रोलियम बनता है प्लांट और एनिमल के रिमेन से। जब ये प्लांट और एनिमल्स सी बेड के अंदर, सी बेड मतलब जो ओशियन है हमारा, ओशियन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके नीचे अगर ये दब जाते हैं, बरीड का मतलब वरी का मतलब होता है वैसे दफना देना। अगर इनको नीचे दफना दिया जाए, समुद्र के जो बेड है, समुद्र का जो ओशियन वाला पार्ट है, उसके नीचे इनको दफना दिया जाए कई सालों तक, हजारों, लाखों, करोड़ों सालों तक, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से
यही प्लांट्स और एनिमल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं, तो इनकी वजह से यही चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स बन जाते हैं पेट्रोलियम, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बने उसको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ तो ये जो पेट्रोलियम है वो रिजर्व गैस के जो नेचुरल गैस के जो रिजर्व होते हैं उसके नीचे पाया जाता है। साथ के साथ में पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। और बनते कैसे हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स हैं अगर वो सी वेड है, जो ओशन वाला पार्ट है समुद्र का नीचे, वहाँ पर इनको अगर बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए बहुत सालों तक, वही चीज़ फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यही प्लांट्स और एनिमल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। पेट्रोलियम का यूज आप आज की डेट में देख सकते हो हर जगह। बिना पेट्रोलियम के तो किसी भी देश की इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो पेट्रोलियम का यूज सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जीप, ट्रैक्टर और ट्रक और 4 व्हीलर्स जितने भी हैं आपके, मारुति कार जो हैं, और 2 व्हीलर्स हैं, बाइक हैं, इन सभी जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। इवन ट्रेन्स, आपको पता है डीजल वाली ट्रेन्स चलती हैं, वहाँ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। मशीनरीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले जो ऑयल के जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो पहली बार डिस्कवर किए गए थे डिगबोई आसाम में, और इनको डिस्कवर किया था 1889 में। ठीक है, और ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है। ये है, ठीक है, रिफाइनरी टाइप का ये। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारी एक रिफाइनरी मतलब जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल जो ज़मीन से जो निकलता है वो रॉ फॉर्म में वो क्रूड ऑयल होता है। फिर इसकी यहाँ पे रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग मतलब इसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये और देख सकते हो ये भी रिफाइनरी का एक सीन है इंडिया में जो पाई जाती हैं। जहाँ रिफाइनरी आपने सुना होगा, हमारे पास में यहीं मथुरा में रिफाइनरी है, और कई सारी जगह इंडिया में रिफाइनरी क्या होती है, जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है, और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद उसमें से फिर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम देखते हैं मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से इंडिया में। तो बॉम्बे हाई, मुंबई बेसिन, ब्रह्मपुत्र वैली, सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ETC, इन जगह पर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जहाँ पर मतलब ऑयल के बहुत ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऑयल रिजर्व है, ध्यान रखना, कि इंडिया से ही मतलब पूर्ति हो जाती है। हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा ऑयल के रिजर्व नहीं है जो हमारी इंडिया की नीड्स को फुलफिल कर सके। आपको पता है हमें क्रूड ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है, स्पेशली जो अरब कंट्रीज़ हैं। हमारा जो मेजर जो क्रूड ऑयल है वो ज़्यादातर विदेशों से आता है, विदेशों से हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा बहुत सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल को परचेज करने में ही चला जाता है। इवन अब हमने अमेरिका से भी स्टार्ट कर दिया है क्रूड ऑयल को परचेज करना। क्रूड ऑयल की जगह पर वहाँ पर एक शेल ऑयल है, शेल। ठीक है, खैर वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। आप ध्यान रखना कि इतना ध्यान रखना कि इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, जो हम कह सके कि हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, अपने देश में ही मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ही काम चला सकते हैं। नहीं, हमें क्रूड ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है, स्पेशली अरब कंट्रीज पर। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है हमें ये चीज़ देखने को मिलती है महंगाई में। जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम इंडिया में बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, 91% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज डन ओनली महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात एंड राजस्थान। मतलब जितना भी हम ऑयल जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, उसका 91 प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्टेट से हम कर लेते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान। इसको शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं, मार्ग ये ट्रिक है, पेपर मत लिख के आना। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम और राजस्थान और गुजरात, इससे हम 91% इन चारों स्टेटों से 91% तो ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर जो ये क्रूड ऑयल निकलता है, यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकल रहा है, इस क्रूड ऑयल को या जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो कच्चा तेल निकला है, इसको हम हमारे इंडिया में लगभग 24 लार्ज रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी क्या होती है मैंने बताया था, जहाँ पर क्रूड ऑयल आएगा, कच्चा तेल आएगा, उसको प्रोसेस करेंगे, रिफाइन करेंगे, शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के बाद उसमें से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सारी चीज़ें निकलेंगी। तो क्रूड ऑयल को फिर भेज दिया जाता है रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज में इसकी प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा ना CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
तो जो नेचुरल गैस है उसको भी आपको पता है फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कई सारी गाड़ियां हैं, आपको पता ही है नेचुरल गैस जो है सीएनजी वाले व्हीकल हैं वो कम पोल्यूशन करते हैं बजाय डीजल पेट्रोल के। तो नेचुरल गैस का भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, यूटीसी में यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ये नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं इनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हमारी एक कंपनी है, इंडिया की सरकारी कंपनी है जिसका नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो क्या करती है इन रिजर्व को, गैस के रिजर्व को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ में नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है गेल किसको? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ये जो हमारी कंपनी है इनको क्या प्रोवाइड कराती है? नेचुरल गैस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ऐसे नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और नेचुरल गैस को कंट्रोल कौन कर रहा है इंडिया में? गेल कंपनी कंट्रोल कर रही है, गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम्स के बारे में। राजस्थान में पेट्रोलियम के रिजर्व कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या सिस्टम है? ठीक है, तो राजस्थान में हमारे जो पेट्रोलियम के रिजर्व है, रिजर्व मतलब जहाँ पे पेट्रोलियम के डिपोजिट्स बोल सकते हो, जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो पेट्रोलियम के जो रिजर्व में राजस्थान में वो 12 ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, 12 ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, जो कि लोकेटेड है कहाँ कहाँ पर? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 12 ब्लॉक हैं, इनमें पाए जाते हैं पेट्रोलियम के रिजर्व, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे राजस्थान में। और 91 ऑयल वेल, 91 ऑयल के जो कुएँ हैं वो उनको खोदा जा चुका है, डग मतलब खोदा जा चुका है। कहाँ पर? गुड़ामालानी और सांचौर। ये एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है जिसका नाम है केयर्न इंडिया। तो केयर्न इंडिया ने राजस्थान में इन दो जगहों पर गुड़ामालानी और सांचौर में लगभग 91 ऑयल के कुएँ खोद दिए हैं, जिनसे मतलब क्या निकाल रहे हैं? ऑयल निकाल रहे हैं। और इन्हीं कुएं में से जो ऑयल निकालना जो स्टार्ट किया है उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब व्यापारिक ढंग पर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया। कब से? 2005 से इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है बाय द केयर्न इंडिया लिमिटेड। केयर्न इंडिया एक कंपनी है, ये आप देख सकते हो, ये है केयर्न इंडिया लिमिटेड, जो क्या करती है राजस्थान में जो ऑयल है, ऑयल के कुएँ वहाँ से ऑयल निकालती है और उनको फिर कंट्री के अलग अलग रिफाइनरीज में पाइपलाइन के थ्रू उनको सेंड कर रहे हैं केयर्न इंडिया के थ्रू। तो ध्यान रखना जो हमारे जो राजस्थान में जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ? 2005 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, किसका? पेट्रोलियम्स का। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता ही है, न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर जो मिनरल्स हैं उनका यूज कहाँ पे करते हैं? हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कैसे जनरेट होती है, या कुछ पावर प्लांट्स के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ नहीं, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, आपको पता है बहुत कम न्यूक्लियर मटेरियल से बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इसका? कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, पोल्यूशन कम होता है और साथ ही साथ में ये थोड़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशंस ना हो। ठीक है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं इसकी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो ऐसे कैसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है? वो हैं यूरेनियम 338, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन। ये सारे के सारे हैं न्यूक्लियर मिनरल्स जिनको यूज करते हैं ताकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिल सके। ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी है अब ये कॉस्टली होती है, मगर अगर इससे एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती पड़ती है बजाय बाकी जो मतलब अदर सोर्सेस हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी अब बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। न्यूक्लियर मिनरल्स जो हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, मगर ओवरऑल जो कॉस्ट निकालेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, ओवरऑल जब इसको रन करेंगे प्लांट्स को तो वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बट खासियत क्या जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं इनकी खासियत है कि इनकी कम अमाउंट, इनकी बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या अगर यूज करें तो उसी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, 1 ounce ऑफ यूरेनियम कैन प्रोड्यूस एनर्जी इक्वल टू 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल। मतलब 1 औंस जो यूरेनियम है, 1 औंस यूरेनियम से, 1 औंस यूरेनियम बहुत कम होता है, इससे लगभग 100 मीट्रिक टन कोयला है उसके बराबर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है मात्र 1 औंस यूरेनियम से। ठीक है, तो इतना देख सकते हो कि मतलब बहुत ही कम न्यूक्लियर मटेरियल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में
हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका फ़ायदा है। इसी की डायरेक्शन में इनको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 1948 में। इंडिया में इसी के द्वारा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा, लगभग इंडिया में अब तक 17 एटॉमिक रिएक्टर्स इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टर्स क्या होते हैं? ये रिएक्टर्स, जैसे मान लो ये सपोज रिएक्टर है, इस रिएक्टर में हम यूज करेंगे यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम, ये न्यूक्लियर मटेरियल। फिर इसमें क्या होगी? रिएक्शन होगी। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। उस रिएक्शन से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट से हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर गर्म करते हैं। वाटर गर्म होता है तो उसमें से एवोपरेशन होगा, फिर उसमें से स्टीम निकलेगी। स्टीम को हम स्टोर कर लेते हैं और फिर स्टीम को गिराते हैं टरबाइन पर, और टरबाइन को जब घूमती है तो उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और फिर उसी मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं जनरेटर को घुमाने में, और जब जनरेटर घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, या एटॉमिक रिएक्टर्स क्या होते हैं? जो हीट प्रोड्यूस करें, एनर्जी प्रोड्यूस करें। पर ये कब प्रोड्यूस करते हैं? जब इसमें न्यूक्लियर मटेरियल डाला जाए। तो ठीक है, तो इंडिया में ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगभग 17 एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं बाय द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और ये रिएक्टर्स आज की डेट में 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। किसके द्वारा? ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजर्व कहाँ कहाँ पर है। यूरेनियम के जो रिजर्व है वो पाए जाते हैं सिंहभूम, माइका रीजन्स ऑफ राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। ठीक है, और थोरियम के जो रिजर्व है, थोरियम भी न्यूक्लियर मेटल, इसके रिजर्व पाए जाते हैं केरला, बिहार। और बेरिलियम के रिजर्व पाए जाते हैं राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये रिजर्व इनको आप ध्यान रख सकते हो। तो कुछ मैंने कम कर दिए, ज़्यादा इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान में मिनरल्स, ठीक है, तो राजस्थान में मिनरल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, वाई राजस्थान इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को कहा जाता है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। लगभग 79 टाइप के मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं। और अगर मिनरल्स कितनी अवेलेबल हैं, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो राजस्थान इंडिया में तीसरे नंबर पे आता है। किसके बाद? एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया का टोटल, इंडिया के जितने भी रिजर्व हैं मिनरल्स के, उसके 22% जो मिनरल्स हैं, और टोटल डिपॉजिट्स का 22% सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? हमारे राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, कुछ राजस्थान की जो सिटी हैं वो फेमस हैं पर्टिकुलर मिनरल्स के लिए। जैसे राजस्थान की एक सिटी है खेतड़ी, तो खेतड़ी को बोलते हैं हम कॉपर सिटी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है। एक है मकराना, मकराना को बोलते हैं मार्बल सिटी, क्योंकि यहाँ से मार्बल निकलता है। ठीक है, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसे माइका, लेड, जिंक, कॉपर, बोस्टोनाइट, जिप्सम, टंगस्टन, मार्बल, सिल्वर। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 2018 में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर देयर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मेटेलिक मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं मैं बता चुका हूँ, फेरस और नॉन फेरस, और उनको एक्सप्लेन करो। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था 2018 में। और 2019 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ कोल, वो आएगा यहाँ पर, टाइप ऑफ कोल और क्वांटिटी ऑफ कोल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोल हैं, उसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन, ये सॉरी यहाँ पर का क्वांटिटी ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे वो एफ आएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोल हैं, हमें मैच करना है कि किस में कितना परसेंटेज कार्बन पाया जाए। जैसे एंथ्रेसाइट में 80 से 90%, 80 से 90% क्या पाया जाता है? कार्बन। ऐसे करके इनको मैच करना है, इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये हमारे मैप है, मैप आप देख सकते हो, ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में चीज़ों को आप देख सकते हो। ये साथ के साथ में इंडिया के मैप है, इंडिया के मैप देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फाइनली हमारा ये चैप्टर भी आज ओवर हो चुका है। तो ज्योग्राफी के 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और इकोनॉमिक्स के भी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा हमारा चल रहा है। सिविक्स के हमारे 2 चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड मैंने डेमोक्रेसी स्टार्ट करा दिया, तो लगभग 50% से ज़्यादा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। अब हम फ्यूचर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आई विल डेफिनेटली अपलोड दी लेक्चर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ध्यान रखना, हिस्ट्री के मैं पहले थोड़े आपको बेसिक लेक्चर डालूंगा 1-2, जैसे ही बेसिक आ जाएंगे उसके बाद हम विधिवत रूप से
चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखें, सारी चीज़ें मिलेंगी एंड आई एम गिविंग यू अश्योर, मैं आपको दोबारा से अश्योर करता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि सिलेबस में पूरा आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।